जय भीम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो पर। आज हम एक ऐसे सच के साथ हैं जो आपके दिल को छू जाएगा और दिमाग में तूफान ला देगा। फुले वो फिल्म जो महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर बनी है, अभी रिलीज भी नहीं हुई और विवाद के तूफान में घिर गई। एक तरफ यह फिल्म जाति के खिलाफ लड़ने वाले दो महान क्रांतिकारियों की कहानी है, दूसरी तरफ ब्राह्मण समूहों के गुस्से का शोर और सेंसर बोर्ड की कैंची। ये क्या चल रहा है भाई? ट्रेलर रिलीज होते ही ब्राह्मण संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। कह रहे हैं फिल्म उनकी कम्युनिटी को गलत दिखाती है। पर एक ट्रेलर से इतनी जलन क्यों? एक्स ट्विटर पर लोग ग्रोक 3 से पूछ रहे हैं, ग्रोक, ये फुले का हंगामा क्या है? ब्राह्मण लोग क्यों रो रहे हैं? मैं कहता हूं, जब सच का आईना दिखाया जाता है तो कुछ लोगों को अपना चेहरा देखकर शर्म नहीं गुस्सा आता है। एक बौद्ध मुहावरा है, सच का दीपक अंधेरे को छेदता है पर राज्य का लोभ उसे बुझाना चाहता है। फुले फिल्म वही सच का दीपक है जो जाति के अंधेरे को छेद रही है, पर सीबीएफसी और कुछ ग्रुप उसे बुझाना चाहते हैं। 5 अप्रैल को ट्रेलर आया और देखते ही देखते ब्राह्मण रक्षा मंच ने फिल्म के रिलीज को रोकने की मांग की। अनुराग कश्यप ने सीबीएफसी और ब्राह्मण ग्रुप्स पर सवाल उठाए और उन्होंने भी गुस्सा खा लिया। इतना बड़ा ड्रामा ट्रेलर से ही शुरू हो गया। क्या यह फिल्म सच बोल रही है जो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा, या यह सिर्फ राजनीति का खेल है? आज हम इस विवाद के हर पहलू को खोलेंगे। ज्योतिबा और सावित्रीबाई के संघर्ष से लेकर सीबीएफसी के कट्स तक और मोदी जी के कास्ट फ्री इंडिया के दावे से लेकर ब्राह्मण ग्रुप्स के प्रोटेस्ट तक, यह कहानी सच, शांति और संघर्ष की है। चलो इस पाखंड के पर्दे के पीछे का सच देखते हैं। क्या आप तैयार हैं सच जानने के लिए? अगर तैयार है तो वीडियो को पूरा देखना ले। फिल्म के ट्रेलर ने आग लगा दी है। एक तरफ महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जाति और जेंडर के खिलाफ संघर्ष की कहानी, दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रुप्स का गुस्सा और सीबीएफसी की कैंची। 5 अप्रैल 2025 को ट्रेलर आया और देखते ही देखते ब्राह्मण रक्षा मंच और हिंदू महासंघ ने फिल्म को बैन करने की मांग की। कहते हैं यह उनकी कम्युनिटी को बदनाम करती है। सीबीएफसी ने 7 अप्रैल को यूथ सर्टिफिकेट दिया पर 10 से ज्यादा कट्स लगाए। महार, मांग, पेशवाई जैसे शब्द हटाओ। 3000 साल पुरानी गुलामी को कई साल पुरानी करो और सावित्रीबाई पर गोबर फेंकने वाले सीन में ब्राह्मण वाला आदमी हटाओ। यह क्या है भाई? एक फिल्म जो सच दिखाती है उसका गला क्यों दबाया जा रहा है? एक्स पर सत्यनारायण ने 10 अप्रैल को लिखा, ब्राह्मण ग्रुप्स के दबाव में गोबर फेंकने का सीन हटा दिया। यह सेंसरशिप नहीं, सच का अपमान है। अरेखा आम्बेडकर किसुस ने लिखा, ब्राह्मणों को गोबर का सीन देखकर दुख हो रहा है तो सोचो उस दलित औरत का क्या हाल हुआ होगा जिसे यह सहना पड़ा। लोग गुस्से में हैं और सवाल पूछ रहे हैं क्यों इतिहास को छुपाया जा रहा है। अब जरा इतिहास में चलें। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले कौन थे? आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि हमारे महापुरुषों पर बनी फिल्म फुले को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, ताकि फिल्म देखकर अपना इतिहास भी जान सके। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे भेजेगा। तो बिना इधर उधर जाए और देरी किए अगर डायरेक्ट बात करें तो यह कहानी उस इंसान की है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भारत के अंदर वो काम करने की हिम्मत दिखाई कि जो पिछले सैकड़ों या फिर हजारों सालों में कोई नहीं कर सका था। जिस इंसान का कहना था कि अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है, मगर मैं जिस गुलामी से लोगों को आजादी दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं वह तो सैकड़ों बल्कि हजारों साल पुरानी है। जिस इंसान को भारत का संविधान लिखने वाले भीमराव अंबेडकर भी अपना गुरु माना करते थे, और जिस इंसान ने जब अपनी किताब लिखी तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें तक लिख डाली कि जिसको लेकर भारत का एक बड़ा वर्ग आपत्ति जताता है। उसकी वजह यह है कि इस इंसान ने अपनी किताब में लिखा कि जो ग्रंथ हैं उनको ब्राह्मणों ने, या कह सकते हैं कि ऊंची जाति के लोगों ने अपने आप से लिखा था, ताकि वह भगवान के नाम पर भारत के अंदर एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकें कि जिसके जरिए से वह निचली जाति के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रख सकें।
अब तक तो आप में से बहुत सारे लोग गैस कर भी चुके होंगे कि यहां पर बात किसी और की नहीं बल्कि उसी महापुरुष की हो रही है कि जिसको दुनिया आज ज्योतिबा फुले के नाम से याद करती है। ज्योतिबा फुले की कहानी को जानने और समझने से पहले हमारे लिए यह बात भी जहन नशीन कर लेना जरूरी है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 से 50 साल पीछे भी जाया जाए तो भारत की सोसाइटी उस जात पात और ऊंच नीच के सिस्टम में फंसी हुई थी, उलझी हुई थी कि जो यहां पर पिछले सैकड़ों बल्कि कह सकते हैं कि हजारों साल से चला आ रहा था। 19वीं सदी के महाराष्ट्र के पुणे के इलाके पर ही नजर डाल लें कि जहां पर ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था तो वहां के हालात ऐसे थे कि निचली जाति के लोगों को इस बात का ख्याल रखना होता था कि चलते वक्त उनका साया भी किसी ऊंची जाति के इंसान पर ना पड़ सके। दिन के जिस खास वक्त में परछाई लंबी हो जाती है, साया बड़ा हो जाता है, उस वक्त तो वह लोग डर की वजह से बाहर निकलते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर धोखे से भी उनकी परछाई किसी ऊंची जाति के इंसान पर पड़ गई तो मानो यह मौत को दावत देने जैसा होगा। अछूत लोगों को यह ऑर्डर था कि अपनी कलाई या गर्दन में हमेशा एक काला धागा जरूर बांधे ताकि हिंदू लोग दूर से ही उनको पहचान सके और उनसे दूरी बनाकर रख सके। और तो और इनको अपनी कमर पर झाड़ू बांधने का भी हुक्म था ताकि जब यह चलें तो इनके कदमों के निशान उस झाड़ू से मिट सकें, ताकि बाद में किसी अछूत के कदमों के निशान पर कोई हिंदू अपना पांव रखकर अपवित्र ना हो जाए। ऐसे ही हालात में 11 अप्रैल 1827 के दिन पुणे के इलाके में जन्म होता है ज्योतिबा फुले का। ज्योतिबा फुले के जो फादर थे, जो पिता थे, वह एक आम माली थे जो फूल बेचकर अपना घर चलाया करते थे। अपने फादर की इसी फूल की दुकान पर ही काम करते हुए बहुत कम उम्र में ही ज्योतिबा फुले को पहली बार यह ऊंच नीच के कॉन्सेप्ट का एहसास भी हुआ था। दरअसल हुआ यह कि ज्योतिबा फुले के फादर की इसी दुकान पर बतौर मुंशी काम करने वाला जो लड़का था वह एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी जब शादी हुई तो उसने ज्योतिबा फुले को भी अपनी शादी के लिए इनवाइट किया, लेकिन ना तो खुद ज्योतिबा फुले को इस बात का एहसास था और ना ही उस मुंशी को इस बात का एहसास था कि एक निचली जाति के इंसान को वहां पर शादी में नहीं बुलाया जा सकता है। ज्योतिबा फुले जैसे ही उस शादी को अटेंड करने के लिए पहुंचे तो मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि फौरन किसी ने चिल्लाकर कहा कि अरे, इस शूद्र को यहां पर किसने बुलाया है। देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया और ज्योतिबा फुले को फौरन बाहर निकाल दिया गया। कम उम्र ज्योतिबा फुले के जो अभी मानो एक बच्चे ही थे। इस पूरी घटना से, इस मामले से उनके दिल पर गहरी चोट तो लगी, मगर साथ ही उनको जातिवाद का पूरा सच भी पता चल गया और उनको बहुत जल्द इस बात का एहसास भी हो गया कि इस जहर से निपटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है शिक्षा, मतलब कि एजुकेशन। इसकी शुरुआत भी उन्होंने अपने घर से ही की और वह इस तरह से कि वह दिन भर काम करते और फिर रात में घर पर जाकर अपनी बीवी सावित्रीबाई को पढ़ाया करते थे। नतीजा यह हुआ कि फाइनली 1 जनवरी 1848 को पुणे के अंदर इस जोड़े ने लड़कियों के पहले स्कूल की शुरुआत की, जिसमें ज्योतिबा फुले की बीवी के, जो अभी खुद भी बहुत कम उम्र थी, उन्होंने एक टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में वहां पर कोई पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से 9 लड़कियां पढ़ने के लिए आया करती थीं। उसकी मेन वजह यह थी कि यह दोनों लोग जो कुछ भी कर रहे थे वह उस दौर में नॉर्मल नहीं था, बल्कि वो सैकड़ों और हजारों साल से चले आ रहे उस सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे कि जिसके अंदर औरत को तालीम देने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। दरअसल पिछड़ी जाति की एक औरत खुद तालीम हासिल करे और फिर दूसरी लड़कियों को भी पढ़ाए, यह ऊंची जाति के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उन्होंने इसको धर्म के खिलाफ एक बगावत के तौर पर देखा और फिर ज्योतिबा फुले और उनकी बीवी को कंट्रोल करने के लिए हर तरीका अपनाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने सबसे पहले ज्योतिबा फुले के जो फादर थे, जो पिता थे गोविंद राय, उनसे शिकायत की और कहा कि तुम्हारा बेटा धर्म के खिलाफ जा रहा है। नतीजा यह हुआ कि उनके पिता ने डरकर अपने बेटे को यह मशवरा दिया कि स्कूल बंद कर दो। बेटे ज्योतिबा ने जब ना सुनी तो बाप ने फिर सोसाइटी के प्रेशर में आकर बेटे को घर से ही निकाल दिया।
लेकिन ज्योतिबा फुले और उनकी बीवी ने घर से निकाले जाने के बाद भी पढ़ाने का यह सिलसिला बिल्कुल वैसे ही जारी रखा। 1851 तक यह दोनों लोग लड़कियों के लगभग 3 के करीब स्कूल खोल चुके थे, जिसमें पढ़ने वाली लड़कियों की तादाद भी 150 के करीब पहुंच चुकी थी। कुछ वक्त के बाद ही ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक नाम के एक संगठन, या कह सकते हैं कि एक सोसाइटी की बुनियाद भी रखी, जिसका मेन मकसद ही था कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको शिक्षा का हक दिलाना। क्योंकि मामला यह था कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले सैकड़ों बल्कि हजारों साल से जो ऊंच नीच का सिस्टम चला आ रहा था, उसके अंदर तो जन्म लेते ही यह बात तय कर दी जाती थी कि कौन तालीम हासिल करेगा और कौन तालीम हासिल करने वालों की सेवा करेगा। मतलब कि जो पिछड़ी जाति के लोग हुआ करते थे वह चाहकर भी शिक्षा नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनको इस बात का अधिकार ही नहीं था। ज्योतिबा फुले के इस संगठन की अलग अलग शाखाएं पुणे और मुंबई में खोली गई, जिसका असर यह हुआ कि 10 साल के अंदर ही इस संगठन ने जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनमें एक तरह की क्रांति पैदा कर दी। हालात तो ऐसे बन गए कि लोगों ने अब शादी ब्याह या नामांकन वगैरह के लिए पंडित और पुरोहित वगैरह को बुलाना ही बंद कर दिया, मतलब कि उनका बॉयकॉट शुरू कर दिया, जिसके जवाब में अब दूसरी तरफ से भी इन पिछड़ी जाति के लोगों को धमकाया गया और कहा गया कि बिना संस्कृत के तुम्हारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकती हैं। इस पर ज्योतिबा फुले ने खुद आगे आकर यह जवाब दिया कि जब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला हर जबान में ईश्वर तक प्रार्थनाएं पहुंच सकती हैं, तो फिर पिछड़ी जाति के लोग जब अपनी जुबान में प्रार्थनाएं करेंगे तो वह ईश्वर तक, मतलब कि भगवान तक क्यों नहीं पहुंचेंगी। और तो और अब कई मौकों पर ज्योतिबा फुले ने खुद ही एक पुरोहित बनकर एक पुरोहित की जो जिम्मेदारियां होती हैं वह अंजाम दी, जिससे पिछड़ी जाति के लोगों को कुछ हिम्मत मिली और एक नया रिवाज शुरू हुआ। और वो रिवाज यह था कि अब पिछड़ी जाति के लोग भी पुरोहित बनने लगे थे। ज्योतिबा फुले ने जातिवाद की पोल खोलने के लिए एक किताब भी लिखी थी, जो आज काफी मशहूर है और जिसको गुलामगिरी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ज्योतिबा फुले ने इस किताब के अंदर जातिवाद, पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण ग्रंथों वगैरह से रिलेटेड जो कुछ भी लिखा है वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का है कि जिसको यहां पर एक्सप्लेन करना भी मुनासिब नहीं होगा। बस आसान भाषा में और इशारों में आप यह समझ लीजिए कि उस किताब के अंदर उन्होंने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों ने, मतलब कि ऊंची जाति के लोगों ने अपना पेट पालने के लिए इन ग्रंथों का सहारा लिया और इसके जरिए से जो पिछड़ी जाति के अज्ञानी, मतलब कि गैर तालीम याफ्ता लोग थे, उनको अपना गुलाम बनाकर रखा। बाकी दोस्तों, यह सारी वही चीजें हैं कि जो ज्योतिबा फुले ने अपने कलम से अपनी इस किताब में लिखी हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, और अगर आप लोग इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो गुलामगिरी लिखकर सिर्फ गूगल पर सर्च कर देंगे तो आसानी PDF की फॉर्म में यह किताब मिल जाएगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने इतिहास के 3 लोगों को अपना गुरु माना था, जिसमें से एक थे गौतम बुद्ध, दूसरे कबीरदास, जबकि तीसरे यही ज्योतिबा फुले थे। अब आज की इस वीडियो के जरिए से जो चंद चीजें आपने ज्योतिबा फुले के बारे में जानी, उनसे ही इस बात का आइडिया तो हो गया होगा कि आखिर उनके ऊपर ये जो नई फिल्म आ रही है, इसको लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है, इसके अंदर क्या क्या दिखाया गया होगा और क्यों इतनी कोशिशों के बावजूद भी यह आसानी से रिलीज नहीं हो पा रही है।